हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं जो है मौर्योत्तर काल पार्ट 2। पार्ट 1 हमने इससे पहले कवर किया है और जितने भी टॉपिक्स हैं जो मौर्योत्तर काल से पहले के हैं, जैसे मौर्य राजवंश हो गया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैन धर्म, वैदिक काल, ये सभी हम लोग धीरे एक एक करके कवर कर चुके हैं और इन सब के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाके ये टॉपिक्स एक बार देख लेना। आज का टॉपिक होगा मौर्योत्तर काल पार्ट 2। पार्ट 1 हम इससे पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि मौर्योत्तर काल में कैसे देशी उत्तराधिकारियों ने शासन किया था, जिसमें आए थे हमारे शुंग वंश आए थे, कण्व वंश आया, सातवाहन वंश आया। अब आज का जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये करेंगे कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए थे, कौन कौन से शासक हुए थे, किस किस ने आक्रमण किया, क्या स्थापित किया था, इन आक्रमणों से हम इंडियंस की लाइफ कैसे चेंज हुई थी, हम लोग कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब मौर्योत्तर काल आया था तो जो भारत में सबसे पहला विदेशी जो आक्रमण हुआ था वो हिंद यूनानी लोगों ने किया था, जिन्हें इंडो ग्रीक शासक भी बोला जाता है। ठीक है, और जो पहले इंडो ग्रीक शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था वो थे डेमेट्रियस प्रथम। इन्होंने आक्रमण किया था 183 ईसा पूर्व, और जिस समय इन्होंने आक्रमण किया था उस समय भारत पर ऑलरेडी शुंग वंश चल रहा था, और शुंग वंश के जो शासक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। तो जो डेमेट्रियस प्रथम थे ये एक बहुत बड़ी सेना के साथ हिंदुकुश पर्वत को पार करके, बेसिकली जो क्षेत्र बैक्टीरिया कहलाता था उस समय, उसे पार करके आए और उन्होंने सबसे पहले सिंध और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। और जब उन्होंने पंजाब पर अपना अधिकार किया तो उन्होंने राजधानी अपनी बनाई थी साकल, जो कि पूछी जाती है कि डेमेट्रियस प्रथम की राजधानी कौन सी थी, वो थी साकल। और डेमेट्रियस के जो भारत अभियान है, जो वो आए, कैसे आक्रमण किया, इस सब के बारे में हमें जहाँ से पता चलता है वो है एक तो पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम से इन सब चीज़ों की पुष्टि होती है। डेमेट्रियस प्रथम पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने द्विभाषी सिक्के चलाए थे, यानी कि 2 भाषा में सिक्के, पहली भाषा यूनानी और दूसरी भाषा खरोष्टी। कौन सा शासक था? डेमेट्रियस प्रथम। कितनी भाषा में? तो द्विभाषी में। अच्छा, जिस समय डेमेट्रियस प्रथम बिजी था इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों को जीतने में, उस समय बैक्टीरिया में यूक्रेटाइडस के नेतृत्व में विद्रोह हो गया था और बैक्टीरिया हाथ आ गया था यूक्रेटाइडस के, और डेमेट्रियस प्रथम के पास सिर्फ रह गया था पूर्वी पंजाब और सिंध। तो जब यूक्रेटाइडस ने बैक्टीरिया पे अधिकार कर लिया तो उसने ये सोचा कि क्यों ना अपनी सेना लेके भारत पर भी आक्रमण किया जाए। तो इस तरह यूक्रेटाइडस अपनी एक और सेना लेके भारत पे भी आक्रमण करने आ गया। तो बेसिकली अगर अब देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में भारत में 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। प्रथम इंडो ग्रीक शासकों का, वो किसके नेतृत्व में था? डेमेट्रियस के नेतृत्व में। और जो दूसरा इंडो ग्रीक आक्रमण था वो यूक्रेटाइडस के उसमें हुआ था, और डेमेट्रियस प्रथम ने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी साकल को, और यूक्रेटाइडस ने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी तक्षशिला को। तो भारत में यवन साम्राज्य 2 कुलों में बटा था। पहला डेमेट्रियस प्रथम का था और दूसरा था यूक्रेटाइडस का। ठीक है, पहले जो डेमेट्रियस प्रथम की राजधानी थी साकल और यूक्रेटाइडस की राजधानी थी तक्षशिला। अब हम बात करते हैं मिनांडर की। जो ये मिनांडर थे ये थे डेमेट्रियस वंश का, और ये सबसे प्रतापी शासक था। उसके साथ साथ ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि बौद्ध साहित्यों में उन्हें मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिलिंद के नाम से इसलिए क्योंकि बोला जाता है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
और किसके कहने पर दीक्षा किससे ली थी? वो उन्होंने दीक्षा ली थी आचार्य नागसेन ने। सबसे प्रतापी राजा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी राज्य की सीमा बढ़ाई थी, जो बैक्टीरिया से होकर पंजाब से लेकर हिमाचल से जम्मू होते हुए मथुरा तक थी। तो अपना शासन इतना बढ़ाने की वजह से ही उन्हें प्रतापी शासक भी बोला जाता है। और मिलिंद पन्हो नाम के पाली ग्रंथ से हमें पता चलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो मिनांडर के बारे में ये सब चीजें याद रखनी है कि पहला पश्चिमी राजा जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था मिनांडर, दीक्षा ली थी आचार्य नागसेन से, और जानकारी हमें मिलती है मिलिंद पन्हो से। अब हम देखते हैं यूक्रेटाइटिस वंश। यूक्रेटाइटिस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था एंटियालकीड्स, जिसने अपना एक राजदूत जिनका नाम था हेलियोडोरस उन्हें भेजा था शुंग शासकों के दरबार में, जिनका नाम था भागभाद्र। अच्छा, इसमें ना जो हेलियोडोरस हैं वो बहुत फेमस हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने भागवत धर्म को स्वीकार किया था और उन्होंने ही विदिशा में प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ लेख खुदवाया है, जो कि हमें जानकारी देता है कि भारत में उस समय भागवत धर्म का प्रचार प्रसार था। तो यूक्रेटाइटिस वंश में आपको सिर्फ ये 2-3 चीजें ही याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट नाम हेलियोडोरस, जिन्होंने भागवत धर्म अपनाया था। अच्छा, जब भारत में यूनानी आक्रमण हुआ था तो भारत और यूनानी आपस में संपर्क में आए, तो इससे कुछ चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। जैसे कि ये माना जाता है कि भारतीयों ने यूनानियों से ही कैलेंडर मिला था। मतलब हम जो अभी कैलेंडर देखते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, ये सब चीज़ें हमने यूनानियों से ही सीखी थी। उसके अलावा सिक्का निर्माण कैसे होगा, ये सब भी हमने यूनानियों से सीखा था। जब यूनानी आए थे ना यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, तो उन्होंने जो सिक्के बनाए थे उसमें एक ओर तो राजा की आकृति होती थी, जो राजा राज्य कर रहा है, और दूसरी ओर किसी देवता की मूर्ति का चिन्ह होता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये यूनानियों से शुरू हुई थी। अच्छा, यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, और सोने के सिक्कों के लिए उस समय जो शब्द यूज होता था वो था यवानिका। और हम अगर देखें गार्गी संहिता के अनुसार हमें ये पता चलता है कि भारत में जो ज्योतिष क्षेत्र है वो भी हमें यूनानियों से ही मिला था। हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं उसमें ज्योतिष के 5 सिद्धांत मिलते हैं। पहला पितामह, फिर वशिष्ठ, सूर्य, पोलिश और रोमक। तो ये जो लास्ट के 2 सिद्धांत हैं, पोलिश और रोमक, इनका जन्म ही यूनानी संपर्क से ही हुआ है। इसके अलावा भारतीयों ने यूनानियों से सीखी थी निश्चित तिथि से काल कैसे गणना करते हैं, संवत का प्रयोग कैसे करते हैं, सप्ताह के 7 दिनों को कैसे विभाजित करते हैं, और विभिन्न ग्रहों के क्या क्या नाम हैं। ये सारी जानकारी हमें तब मिली थी जब भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ था और भारतीय यूनानियों के संपर्क में आए थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सिक्कों का निर्माण भारत ने कहाँ से सीखा था? वो यूनानियों से सीखा था। सोने के सिक्कों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो वह है यवानिका। और ज्योतिष विद्या भी हमने कहाँ से सीखी थी? यूनानियों के संपर्क में आने की वजह से। और ऐसे ही कैलेंडर भी हमने यूनानियों से ही सीखा था। अच्छा, यूनानियों के बाद क्या हुआ था कि मध्य एशिया की एक जाति थी जिन्हें शक बोला जाता था या सीथियन भी बोलते थे, उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया था। ये दूसरा विदेशी आक्रमण था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और हमारे जो भारतीय साहित्य हैं उसमें शकों के जो प्रदेश होते थे उन्हें बोलते थे शक्दीप या शकिस्थान। अच्छा, जो शकों की प्रमुख शाखाएं थी अगर हम देखें तो भारत और अफगानिस्तान में मिला के 5 शाखाएं थी, लेकिन भारत में कितनी थी? 4। अब उन 4 शाखाओं को ना 2 ग्रुप में बांटा गया था। जैसे पहला था उत्तरी क्षत्रप, जिसके अंदर आते थे तक्षशिला और मथुरा के शासक, और दूसरा था पश्चिमी क्षत्रप, जिसके अंदर आते थे नासिक और उज्जैन के शासक। तो 2 ग्रुप थे, कौन कौन से? उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी। अब एक बार ना इन सबके शासकों में क्या क्या फेमस थे वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं।
जैसे तक्षशिला शासक के जो प्रथम शासक थे वो थे ल्याग कुशुलुक, उनका पुत्र का नाम था पाटिक। मथुरा के सेनध्वज अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि पाटिक पहले अपने आप को क्षत्रप बोलते थे और बाद में महाक्षत्रप की उपाधि उन्होंने धारण की थी। इससे ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं पता। मथुरा की बात करें तो वहाँ के जो शासक थे उनके बारे में ये पता चलता है कि 2 मेन थे, वो थे हगामस और हगान। ज़्यादा जानकारी उनके बारे में भी नहीं है। एक बार नासिक के देख लेते हैं। तो नासिक में भी जो 2 फेमस राजा हुआ करते थे वो थे भूमक और नहपान। भूमक से रिलेटेड ये है कि भूमक के तांबे के सिक्के मिले हैं जिनमें वो खुद को क्षत्रप कहते थे। नहपान के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं और हजारों सिक्के मिले हैं जिसमें डेट्स भी मिली हैं। और नहपान के समय का एक भड़ौच नाम का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जो कि व्यापार के लिए बहुत अच्छा था, ये पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि नहपान को हराया था सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने नासिक में चांदी के सिक्के चलाए थे। तो नहपान को किसने हराया था? गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। नहपान के समय में प्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो था भड़ौच। और नहपान के साथ साथ जो दूसरे फेमस राजा थे वो थे भूमक, जिन्होंने क्या चलाए थे? तांबे के सिक्के। तो ये तो था तक्षशिला के शासक, मथुरा के शासक और नासिक के। अब लास्ट में हम देख लेते हैं उज्जैन के शक शासक। तो उज्जैन के जो पहले स्वतंत्र शक राजा थे वो थे चष्टन, और जो सबसे फेमस थे वो थे रुद्रदामा, और कहीं कहीं पे ना इन्हें रुद्रदामन भी बोला जाता है। बाद में जब शकों की शक्तियां क्षीण होने लगी थी तो रुद्रदामन ने ही उनका पुनरुद्धार किया था, क्योंकि उसने काफी मालवा, सौराष्ट्र, कोकण आदि राज्यों को जीतकर अपनी राज्य की सीमा को वो बढ़ाते गए थे। अब रुद्रदामन के समय में शातकर्णी राजा जो भी थे उन्हें भी रुद्रदामन ने पराजित किया। बाद में दोनों के बीच संधि हो गई और रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह शातकर्णी से कर दिया था। अच्छा, जो रुद्रदामन की उपलब्धियां है ना उनके बारे में हमें पता चला था जूनागढ़ अभिलेख से, और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। तो इससे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है? रुद्रदामन से। फेमस क्यों है? क्योंकि भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। कब का अभिलेख है? 150 ईस्वी का। अच्छा, रुद्रदामन से रिलेटेड एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जो सुदर्शन झील बनवाई थी उसका बांध जब टूटा था तो रुद्रदामन ने ही अपनी पर्सनल जो इनकम थी उससे उसका पुनर्निर्माण करवाया था, और इसके लिए उसने अपनी प्रजा से भी कोई कर नहीं लिया था। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का जो श्रेय है वो रुद्रदामन को ही जाता है। बाद में उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर यहाँ से खदेड़ा, और क्योंकि उन्होंने शकों को पराजित किया था तो उन्होंने खुद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इन सब चीजें होने के बाद ही भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य एक बहुत फेमस उपाधि हो गई थी, और कम से कम 14 शासक ऐसे निकले जिन्होंने ये उपाधि धारण की थी। तो ये सब तो था शक शासकों के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग शासकों के बारे में भी पढ़ लिया, उनके ग्रुप के बारे में पढ़ लिया कि कैसे उनको ग्रुप में डिवाइड किया था, और रुद्रदामन के बारे में पढ़ा जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। अब हम बात करते हैं पहलव वंश की। शकों के बाद पार्थियन लोग भारत आए थे। ये आए थे ईरान और इराक से। ठीक है, अनेक अगर भारतीय संस्कृत के मूल पाठ देखे जाएं तो उसमें इन दोनों के लिए यानी शक और पहलव संज्ञा का प्रयोग इन दोनों के लिए करा जाता है। इस तरह जो इंडो पार्थियन होते हैं उनको हम बोलते हैं पहलव। पहलवी साम्राज्य के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका बस ये है कि जो वास्तविक संस्थापक कौन थे वो थे मिथिलेडेट्स प्रथम, और भारत में जो पहले पार्थियन शासक थे वो थे माउस, जिन्होंने 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। और कई सारे अभिलेख है जैसे पंचतर का अभिलेख, तक्षशिला का अभिलेख, उनसे ये पता चलता है कि कुषाणों ने भारत में
पहलव वंश का अंत किया था और कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश ये भी क्या था कि शकों की तरह कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। वहाँ से आए, वहाँ से आके काबुल और कंधार पर आक्रमण किया, उस पर शासन किया था। पहले जो राजा थे वो थे कुजुल कडफाइसिस। उन्होंने ही काबुल और कंधार के यवनों को हराया और उसके बाद पहलवों को पराजित करते हुए इस पे अपना हक जमाया। अच्छा, जितने भी जो वो थे विजित क्षेत्र थे, उनका केंद्र था मथुरा, क्योंकि उस समय मथुरा उत्तर भारत के धर्म, कला, व्यापारिक, यातायात हर तरीके से प्रमुख नगर था। इसलिए कुषाण वंश के पहले शासक कुजुल कडफाइसिस ने जो प्रमुख केंद्र बनाया था अपने जीते हुए राज्यों का, वो बनाया था मथुरा। कुजुल कडफाइसिस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि इन्होंने मतलब सबसे पहले आक्रमण इन्होंने ही किया था और मथुरा में इनके तांबे के कुछ सिक्के भी मिले हुए हैं। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र विमतक्षम की तरफ को। उन्होंने लगभग 60 से 105 ईस्वी तक शासक किया था। उन्होंने अपने पिता के राज्य को और बढ़ाया था, का पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूरे अपने राज्य की सीमा में मिलाया था और पूर्वी सीमा को बनारस तक बढ़ाई थी और प्रमुख केंद्र उन्होंने भी मथुरा को ही रखा था। विमतक्षम के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उसमें एक तरफ राजा और दूसरी तरफ भगवान शिव की मूर्ति होती थी। इससे ये पता चलता था कि वे बहुत बड़े शिव भक्त थे और उनके जो सिक्के हैं वो बनारस से लेके पंजाब तक बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। तो विमतक्षम पहले ऐसे शासक जिन्होंने शिव भगवान जी की मूर्ति अपने सिक्कों पर अंकित करवाए थे। इसके बाद देखते हैं विमतक्षम का आगे का वंश। अब बात करते हैं कुषाण वंश के सबसे फेमस राजा कनिष्क के बारे में। कनिष्क अपनी राज्य सीमाओं को बढ़ाने के अलावा बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने जो भी काम करे थे या उनका प्रचार प्रसार किया था उसके लिए भी बहुत फेमस थे। 78 ईस्वी में शक संवत का प्रतिपादन भी कनिष्क ने किया था। उनकी विजय यात्राओं और बौद्ध धर्म के प्रति आस्था ने रेशम मार्ग के विकास और उस रास्ते गंगाधर से काराकोरम पर्वतमाला होते हुए चीन तक महायान बौद्ध धर्म के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये आप लोगों को पता है कि जो बौद्ध धर्म था बाद में चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक शाखा हीनयान कहलाई थी और दूसरी महायान कहलाई थी। तो जो महायान शाखा थी उसके फेवर में कनिष्क थे, राजा कनिष्क। ठीक है, उनका रामराज्य बहुत विशाल था, बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी पुरुषापुर पेशावर को और जो दूसरी राजधानी उन्होंने रखी थी वो रखी थी मथुरा को ही, जैसे कि उनके पूर्वजों ने करा था कि उन्होंने पूर्वजों की बेसिकली जो मेन राजधानी थी वो मथुरा थी। अच्छा, उनका मेन टारगेट क्या था अपनी लाइफ का कि दक्षिण एशिया और रोम के बीच भूमिपथ हो चाहे समुद्री मार्ग हो, दोनों पर वो अपना अधिकार बनाए रखना चाहते थे और ये कनिष्क का मेन फोकस था, मुख्य लक्ष्य भी उनका यही था। ठीक है, कुछ और चीजें देख लेते हैं कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क के ना सिक्के बहुत फेमस थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि भारत में जब यूनानी आक्रमण हुआ था तो सोने के सिक्कों का निर्माण शुरू हुआ था और ये प्रथा वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन बोला जाता है कि सोने के सिक्कों का सबसे ज़्यादा प्रचलन जो हुआ था वो कनिष्क ने करवाया था और कनिष्क ने जो मुद्राएं बनाई थी उसमें भारतीय हिंदू हो, यूनानी हो, ईरानी हो और सुमेरिया, इन सभी देवी देवताओं के अंकन मिले हैं, जिससे ये बात तो कंफर्म होती है कि वो बहुत बड़ा धार्मिक बंदा था। उसके द्वारा स्टार्टिंग में जब उसने शासन किया था तो शुरू में उसके सिक्कों में यूनानी लिपि और भाषा मिली है और यूनानी देवी देवताओं के चित्र मिले थे, जबकि बाद में उसके सिक्कों में बैक्टीरियाई और ईरानी लिपि और भाषा, जिनको बेसिकली वो बोलने में यूज़ करता था, और यूनानी देवताओं की जगह उसने ईरानी देवताओं का चित्रण शुरू किया था अपने सिक्कों में। तो स्टार्टिंग में यूनानी और बाद में ईरानी।
अच्छा, कनिष्क और बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा रिलेशन था, वो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि बौद्ध धर्म में कनिष्क का नाम बहुत अच्छे उसमें लिया जाता है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका बहुत प्रचार प्रसार किया था। उसी के समय कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। और इसी परिषद में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, हीनयान महायान, और महायान के प्रवर्तक जो थे वो थे कनिष्क। अच्छा, बौद्ध धर्म के अलावा जो मथुरा कला बोलते हैं और गांधार कला शैली, इन दोनों शैलियों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था कनिष्क ने। बेसिकली वो ना उसने बौद्ध धर्म और फारसी दोनों धर्मों को अपनाया था, लेकिन बौद्ध धर्म की ओर को उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा था। और बौद्ध धर्म को इस तरीके से भी देखा जाता है कि उस समय उन्होंने पेशावर में बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 से 700 फीट थी, और ये बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों से भी जड़ा हुआ था। कनिष्क के 2 काफ़ी नज़दीकी लोग हैं, वो एक बार देख लेते हैं। पहले तो हैं उनके बौद्ध शास्त्री अश्वघोष, जो उनके बाद में धार्मिक परामर्शदाता भी बने थे। और जिस समय कनिष्क का राज तिलक हुआ था, उस समय कुषाण वंश की सबसे पहली प्रथम स्वर्ण मुद्रा ढाली गई थी। और उस समय राजा के जो आध्यात्मिक सलाहकार थे वो थे युज असफ। ठीक है, अब एक चीज़ और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि कनिष्क ने काफ़ी सूर्य मंदिरों के भी निर्माण करवाए थे। भारत आने से पहले जो कुषाण वंश थे वो बैक्टीरिया में शासन करते थे, जो कि बेसिकली उत्तरी अफगानिस्तान थे, जिस या तजाकिस्तान की तरफ को है, और वो यूनानी और ईरानी संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। तो कुषाण हिंदी और ईरानी समूह की भाषा बोलते थे, और मेनली वो लोग सूर्य भगवान के उपासक थे। भारत में जो पहला सूर्य मंदिर की स्थापना, जिसका बेसिकली जो मूल स्थान वर्तमान का मुल्तान है, वो भी कुषाणों के द्वारा की गई थी। यहाँ तक कि मथुरा में, जो मथुरा का संग्रहालय है, वहाँ बहुत सारी सूर्य प्रतिमाएं मिलती हैं जो लाल बलुआ पत्थर की होती हैं। उन सब की स्थापना किसने की थी? वो कुषाण काल में हुई थी। और उसके साथ साथ दक्षिणी राजस्थान में जो प्राचीन भिनमाल नगर में सूर्य देवता का प्रसिद्ध मंदिर है जगस्वामी, उसका निर्माण भी कश्मीर के ही राजा कनक ने करवाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनिष्क ने भारत में कार्तिकेय की पूजा को आरंभ किया था। उससे पहले कार्तिकेय भगवान की पूजा नहीं होती थी। उसने कार्तिकेय के और उनके जो अन्य नाम थे, जैसे विशाख है, महासेना है, स्कंद है, इनका अंकन भी अपने सिक्कों पर कराया था। और कनिष्क के जो बेटे थे सम्राट हुविष्क, उनका चित्रण उसके सिक्कों पर महासेन कार्तिकेय के रूप में किया गया था। अच्छा, कनिष्क की मृत्यु हो गई थी 102 ईस्वी में। धीरे धीरे ऐसे कोई बड़े उत्तराधिकारी हुए नहीं जिन्होंने राज्य को आगे बढ़ाया। और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था लास्ट में, वो था वसुदेव। ये तो था कुषाण वंश के बारे में। एक चीज और है, जो राजा कनिष्क थे ना, उनके दरबार में कुछ लोग थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि वो किसके दरबार से रिलेटेड थे या उन्होंने क्या चीज़ें करी हैं। तो ये हम लोग एक बार और देख लेते हैं आगे क्या है। तो कनिष्क के दरबार के 4 लोग बहुत फेमस हैं, जिसमें सबसे पहले अश्वघोष आते हैं, जो कि कनिष्क के राजकवि थे और मैंने पहले भी बताया था उनके धार्मिक परामर्शदाता भी थे। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार भी अश्वघोष थे। दूसरे आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे। उन्हीं को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। एक बौद्ध दार्शनिक थे, आयुर्वेद के शिष्य थे और मध्यमिका दर्शन के संस्थापक भी थे। तीसरे नंबर पे चरक। चरक एक महर्षि थे, राजवैद्य थे कुषाण राज्य के, और उन्होंने एक बहुत फेमस बुक जो आयुर्वेद ग्रंथ पे है वो है चरक संहिता, जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें रोगनाशक और रोग निरोधक दवाइयों के बारे में पता चलता है। और जो सोना, चांदी, लोहा या पारा, इन धातुओं के भस्म और उनके उपयोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती है। लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं वसुमित्र, जो कि बौद्ध दार्शनिक और लेखक थे। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी
उसके जो अध्यक्ष थे वो भी वसुमित्र ही थे। तो आज के लिए बस इतना ही।